हाँ, मतलब और भी अलग अलग तरीके के ग्राफ में फिर मिक्स भी कर सकते हो, तो मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं, उनको आगे एक्सप्लोर करना तो तुम्हारा काम है ना। बाकी हम जैसे जैसे एआई वगैरह की तरफ जाएंगे तो वो और भी अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ जी। तो मैंने आपको बताया कि आज के बेसिकली हमारे जो एसक्यूएल के टॉपिक्स हैं, वो हमारे पास 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है? स्टोर्ड प्रोसीजर्स, देन यू हैव योर ट्रांजैक्शंस एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है? स्टोर्ड प्रोसीजर जो टॉपिक है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो शायद आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है? तो डोंट वरी, हम एसक्यूएल और एक्सेल आपको वैसे भी वीकेंड पे कवर करने ही वाले हैं, तो मैं तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है? ट्रांजेक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है? इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है क्योंकि वो ओके। एंड देन कल से हम पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, तो इस वाले बैच में आपका पावर बीआई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एंड ओवर द वीकेंड हम अपना एक्सेल और एसक्यूएल तो साथ साथ रन करते रहेंगे। क्लियर? ठीक है ना? ओके। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले स्टोर्ड प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है? तो स्टोर प्रोसीजर्स आर बेसिकली कि किसी भी कमांड को मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। ठीक है? अपनी एसक्यूएल की किसी भी क्वेरी को मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। ठीक है? और बोलोगे कि भाई हमने जब व्यूज की बात करी थी तब भी हमने यही किया था, जब हमने उसकी ट्रिगर्स की बात करी थी तब भी यही किया था, कमांड स्टोर करके रख रहा था। ठीक है? बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जब मैं व्यूज की बात करता हूँ, तो व्यूज के अंदर ना सिर्फ मैं सेलेक्ट कमांड ही स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है? व्यूज में सिर्फ जो सेलेक्ट वाला कमांड है, सेलेक्ट स्टार, या फिर उसके साथ जो भी फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट है, नहीं दे रहा, दे रहा ना? ठीक है। तो हाँ, जब मैं व्यूज की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं सिर्फ वही कमांड स्टोर करके रख सकता हूँ जो बेसिकली इतना मान लो कि सिलेक्ट से स्टार्ट होता है। पहला वर्ड सेलेक्ट है जिसमें वही वाले कमांड स्टोर होते हैं व्यूज के अंदर। ठीक है? जब मैं बात कर रहा हूँ अपने ट्रिगर्स की, तो उसके अंदर कमांड तो कोई भी स्टोर हो जाता है, बट द पॉइंट इज उसमें एक्शन एंड रिएक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है कि जब कोई एक्शन होगा तभी वो ट्रिगर होगा, मैं उसको मैन्युअली ट्रिगर नहीं करा सकता, है ना? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। थोड़ा टॉपिक अपलोड खत्म करेंगे एंड उसके बाद फिर ट्रांजिशन पे जाएंगे, तब समझ आएगा। ठीक है? ठीक है? और ट्रिगर्स की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें एक्शन रिएक्शन वाला पार्ट आ जाता है, मैं उसको मैन्युअली ट्रिगर नहीं करा सकता। ठीक है? स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? स्टोर प्रोसीजर्स आर बेसिकली हमारे एसक्यूएल के इनबिल्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है? आपको भी थोड़ा बहुत समझ आएगा, स्टोर प्रोसीजर बताता हूँ। इनबिल्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर मैं कोई भी क्वेरी, कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है, स्टोर करके रख सकता हूँ, और जैसे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ उस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है? इतना टू पॉइंट की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। प्रिंस यार गेट बंद कर दो। ठीक है? तो मैं एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर अपना कोई भी कमांड स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है? जैसे फंक्शंस की बात जब हमने करी थी तो उसके अंदर मैं कैलकुलेशन स्टोर करके रखता था वेरिएबल लेके। स्टोर प्रोसीजर के अंदर मैं वेरिएबल लेके कमांड स्टोर करके रखता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आया है ना? थ्योरेटिकली जब मैंने बोला समझ आया। ठीक है? तो अब जैसे फंक्शंस के केस में हमने बात करी थी, तो फंक्शन के केस में भी हमारे पास दो तरीके के फंक्शन हुआ करते थे, एक सिस्टम डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड, है ना? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन मतलब जो एसक्यूएल इंस्टॉल किया साथ ही मिल गया मेरे को, और यूजर डिफाइंड जो मैंने क्रिएट करे। स्टोर प्रोसीजर भी सिमिलर होते हैं, कुछ हमारे पास सिस्टम डिफाइंड होते हैं, कुछ हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं। ठीक है? मतलब यूजर डिफाइंड तो आप जितने मर्जी बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है? ये वाला पार्ट आपको भी समझ आएगा। ठीक है? अब सबसे पहला और स्टोर प्रोसीजर बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे फंक्शन हम स्टोर कर रखते हैं ना, सम का फंक्शन है। सॉरी, हाँ, जैसे फंक्शन हम स्टोर करके रखते हैं, सम का फंक्शन। सम का फंक्शन क्या कर रहा है? सब कुछ ऐड करके दे रहा है, तो उस फंक्शन के अंदर कोई कैलकुलेशन हो रही स्टोर्ड है, जितना भी इसमें वेरिएबल आएंगे सबको ऐड करके देना है, कैलकुलेशन स्टोर्ड है। सिमिलर तरीके से एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक क्वेरी स्टोर्ड होती है, मतलब मल्टीपल सेट ऑफ क्वेरी भी हो सकता है। ठीक है? तो मान लो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल आपको भी समझ आएगा, डीएमएल वाला पार्ट तो आपने भी कर रखा है ना, ये वाला एग्जांपल आपको भी समझ आएगा। मैंने ना किसी एक काम के लिए कुछ स्टेप्स है मेरे पास। ठीक है? स्टेप्स कैसे हैं कि मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं। ठीक है? मैंने सबसे पहले क्रिएट टेबल किया,
ठीक है, उसके अंदर लेट्स से मैंने एक और टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने लेट्स से ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 था, थर्ड में टेबल 1 को ड्रॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, ठीक है। सेंस नहीं बना रहे, आई नो, बट रैंडम स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स है मेरे पास, एक कुछ काम है मेरा, उसमें ये 3 स्टेप्स है, ठीक है। ये तो आपको भी पता है कि ड्रॉप करना, क्रिएट वगैरह करना, ठीक है। तो ये रैंडम 3 स्टेप्स है, ठीक है। अब मेरे को ये काम करना पड़ता है दिन में 100 बार, ठीक है। तो अब मैं बार बार, आपको पता है कि क्रिएट टेबल वाली क्वेरी कितनी बड़ी होती है ना, ड्रॉप वाली तो, अरे नहीं नहीं, पॉइंट है इसकी भाई रिपीटेड बात करना, तो मेरे को सेम ही चीज बार बार करनी पड़ती है। मान लो मेरे पास अलग अलग रीजन का डेटा आ रहा है, तो हर एक डेटा के लिए मेरे को वो करना है। या फिर सिंपल सा एक एग्जांपल अगर दूं मैं, कि मान लो मेरे को ना एक रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। मैं किसी कंपनी में कोई हेड वगैरह पोजीशन पे हूँ, एंड मेरे पास ना हर एक रीजन का डेटा आता है कि भाई दिल्ली में मैंने इतनी सेल, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस वगैरह किया, और मुंबई में इतनी सेल, इतनी प्रॉफिट, इतना लॉस वगैरह किया, ठीक है। और हर एक का मेरे को लास्ट में समरी बनानी है। मतलब डेटा क्या आ रहा है कि ये ऑर्डर था, इसकी इतनी सेल थी, ये ऑर्डर था, इसकी इतनी सेल थी, ये डेटा आ रहा है, तो हर स्टेट की समरी बनानी है। टेबल सेम रहेगा, सोर्स ही तो चेंज होगा जहां से वो डेटा उठा रहा है ना। टेबल तो वही, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, टोटल लॉस, इसी तरीके से दिखाएंगे, राइट। ये बात तो समझ आ रही है आपको भी, है ना, इसी तरीके से दिखाएंगे। और मान लो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मेरे पास हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों का डेटा आ रहा है, तब तो दिक्कत है ना, काम मेरे को सेम करना है, 1000 बार थोड़ी ना करता बैठूंगा। तो इस केस में हमारा स्टोर प्रोसीजर यूज होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और आपको पता है ये कमांड बड़ी बड़ी होती है काफी, है ना। क्रिएट टेबल का आपको पता है कि मल्टीपल लाइंस में एक्सपेंड करती है, हर एक कॉलम डिफाइन करना है, उसका डेटा टाइप डिफाइन करना है, देन उसमें जो भी कंस्ट्रेंट लगने हैं वो डिफाइन करने हैं, तो काफी बड़ी है ना। तो इस वजह से मैं इसको एक कन्वर्ट कर देता हूँ एक स्टोर्ड प्रोसीजर में, ताकि मैं सिंपली स्टोर्ड प्रोसीजर को सिर्फ एक, जैसे फंक्शन के अंदर वेरिएबल देते थे ना, है ना, उसकी तरह इसको बस मैं एक इनपुट वैल्यू दूंगा। इनपुट वैल्यू का मतलब कि जो भी मेरा टेबल है जिसके अंदर डेटा है वो दूंगा, और ये मेरा सारा पूरी समरी वगैरह बना के दे देगा। यूज के समझ आया स्टोर प्रोसीजर का, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टोर प्रोसीजर्स की, जो कि सिस्टम डिफाइंड होते हैं, ठीक है। मतलब जब एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं साथ ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारे पास एक दिक्कत रही है शुरुआत से, जो कि मैंने सॉल्व नहीं करवाई आपकी। आपको एक कॉलम का नाम रीनेम करना नहीं आता बिना उसे डिलीट करे। अगर एक कॉलम है, एक टेबल, ठीक है, उसके अंदर लेट से मेरे पास स्टोर्स के नाम से एक कॉलम है, ठीक है। अब उस कॉलम के अंदर ना डेटा भी है। मैं उसको बोलूं कि स्टोर्स का नाम मेरे को ना स्टोर नंबर करना है, नाम चेंज करके उसका, कैसे करोगे, कैसे। साइड वाला पैनल नहीं है आपके पास, आप सिर्फ कमांड बतानी है, सिर्फ कमांड्स का ऑप्शन है आपके पास। डीडीआर, डीडीएल, डीडीएल में था, बट वो कैसे था याद है? याद क्यों नहीं है? देखो, डीडीएल के नए में मैंने क्या बताया था कि रीनेम करने का ना हमारे पास अभी एक तरीका क्या है। रीनेम करने का मेरे पास तरीका क्या है कि मैं उस कॉलम को ड्रॉप करता हूँ, देन जो ऑल्टर ड्रॉप एंड ऑल्टर ऐड बताया था उसी तरीके से रीनेम कर रहे थे हम अभी तक, है ना। ऑल्टर ड्रॉप ऑल्टर ऐड आपको भी बताया था मैंने, याद नहीं है ना? अभी बताया था, बेसिकली उससे कर रहे थे। तो अगर मैं उस प्रोसेस को समझू रीनेम करने का, तो प्रोसेस क्या है वो, कि मेरा जो कॉलम था उसको मैं डिलीट किया और एक नया कॉलम डाला उसकी जगह पे। रीनेम थोड़ी ना हुआ ये, अगर मैं बेसिक सेंस में बोलूं, अगर डेटा नहीं है उसमें, मेरे टेबल के अंदर डेटा नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर डेटा है, मैंने कॉलम डिलीट किया, डेटा चला गया, मैं नया कॉलम ऐड करूंगा उसमें डेटा वापस थोड़ा ना जाएगा। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि रीनेम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो रीनेमिंग वाला प्रोसेस है, अगर मैं कमांड करना चाहूँ, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, चाहो तो उसके लिए लगते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर होता है हमारे पास, जिसको हम जिसका नाम
SP अंडरस्कोर रीनेम के होता है, ठीक है। ठीक है, कैसे यूज होते हैं, क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड। है, नहीं समझ आ रहा है? अरे देखो, सिंपल से एक छोटा सा काम करते हैं सबसे पहले, बेटर तरीके से समझने के लिए। यूज था मेरे पास, और इसके अंदर बस चोको का डेटा था शायद से। सेलेक्ट फ्रॉम चोको, ऑल टेक्स्ट हियर। हाँ, ये है, मान लो ये टेबल है मेरे पास, ठीक है। और आपने अब तक जो टेबल बनाया उसके अंदर डेटा नहीं हुआ करता था, अब मेरे पास डेटा वाला टेबल भी है। आपको इंपोर्ट करना सिखाया था मैंने शायद से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड से या इंपोर्ट फ्लैट फाइल से सिखाया था ना। वही तो कर रखा है हमने भी, हमने डेटा बैठ के डाला थोड़ा ना इसमें, ठीक है। ये टेबल है मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स से जो सब कैटेगरी का कॉलम है ना, इसके अंदर क्या है, नाम में हाइफन है, बट आई वांट कि हाइफन हट जाए और सब कैटेगरी एज इट इज आ जाए, एस और सी कैपिटल, ठीक है। अब अगर इसको मैं जो ऑल्टर ड्रॉप एंड ऑल्टर एड वाला मेथड था वो करूंगा, तो उससे कॉलम का नाम तो चेंज हो जाएगा, द पॉइंट है जितना भी डेटा है इसके अंदर वो सारा चला जाएगा, ठीक है। तो डेटा को प्रिजर्व रख के सिर्फ इस कॉलम का नाम चेंज करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज अवर स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। और अभी क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कमांड क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट EXEC, मतलब एग्जीक्यूट, ठीक है। आप कोई भी कॉलम रैंडमली पिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद वी राइट द प्रोसीजर्स नेम, ठीक है। सो SP अंडरस्कोर रीनेम, ठीक है। दिस इज माय स्टोर प्रोसीजर जो कि पहले से मेरे पास आता है बना हुआ, और एक कॉलम्स का नाम को रीनेम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को देखो वैसे हेल्प भी आ रही है नीचे, इसमें मेरे को ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, और ये जो मैं रीनेम कर रहा हूँ ये क्या है वो बताना पड़ता है, ठीक है। सो ओल्ड वैल्यू क्या है, सब कैटेगरी, ठीक है। द पॉइंट इज मेरे को यहाँ पे टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। सो इन कोट्स आई विल राइट choco डॉट ब्रैकेट्स, कुछ नहीं, सब कैटेगरी तो ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं, कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा पुराना नाम क्या था विद टेबल का नाम भी साथ में आया है, ठीक है। पुट अ कॉमा, नया नाम क्या करना है, अब टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जब पुराना नाम लिख रहा हूँ सिर्फ तभी टेबल का नाम लिखने की जरूरत होती है, मैं नया नाम लिख रहा हूँ तब टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो नया नाम रखना है मेरे को सब कैटेगरी, इसलिए मैंने बोला था ना हाइफन हटाना है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में एक कॉमा के बाद कोट्स के अंदर और बताना है कि ये जो मैं रीनेम कर रहा हूँ ये है क्या चीज, मैं ये रीनेम कर रहा हूँ ये है क्या चीज, क्या रीनेम कर रहा हूं मैं, कॉलम, तो मैं लिखूंगा कॉलम, ठीक है। मेरे को इस कमांड में थोड़ा सा डाउट है तो मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी रन करके, ऐड आते हैं तो फिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, सही कमांड लिखी हमने, ठीक है। अब इसमें ना जो नॉर्मली जब आप कोई कमांड करते हो तो लिखा था ना कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, तो इसमें वो नहीं लिखा आता, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन वाला आ रहा है ना, ये लाइन ऐसे ही है। बेसिकली अगर ये लाइन आ रही है ना, कोई एरर नहीं आ रहा और ये लाइन आ रही है, मतलब आपका जो कॉलम है वो रीनेम हो चुका है। तो अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको दोबारा रन कर लूं तो देखो बिना डेटा डिलीट हुए कॉलम का नाम रीनेम हो गया, आया समझ, क्लियर है कंसेप्ट। अभी हम ना सिस्टम डिफाइंड की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये नाम यहाँ पे लिखा है, तो SP रीनेम है ना यहाँ पे, ये मेरा एक सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है, और स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है SP अंडरस्कोर रीनेम, ठीक है।
आप ये मत समझना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे खुद के भी, तब भी हमें वो एसक्यूएल लगाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है, ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ये इसका नाम इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है एसक्यूएल ने, ठीक है। वैसे इसका मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर रीनेम करके ही है, ठीक है, ये फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, बट जरूरी नहीं है मैं एसक्यूएल लगाऊं आगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं, तो इसका नाम जो है हमें वही यूज करना पड़ेगा। जब हम क्रिएट करेंगे हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है? इस वाले कमांड को रन कर लो फटाफट। फिर दो तीन और बता देता हूँ सिस्टम डिफाइंड वाले, और बाकी फिर ढूंढते कैसे वो बता देता हूँ। पूछो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मतलब क्वेश्चन वाला समझ कहाँ बताया? तो डेटा चेंज करने के लिए, हाँ नहीं वो रीनेम से नहीं होता। तुम्हें डेटा चेंज करना है तो उसके लिए फिर तुम्हें स्टोर प्रोसीजर और होते हैं तुम्हारे, कन्वर्ट करके होता है एक स्टोर प्रोसीजर, वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना कॉलम ड्रॉप करके डेटा दोबारा ही इंपोर्ट करना प्रेफर करो उसमें, क्योंकि डेटा टाइप को कन्वर्ट करना इज अ वेरी अनरिलायबल प्रोसेस, ठीक है। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, थोड़े बहुत स्पेशल कैरेक्टर आ गए, कहीं पे कोई डॉट अगर लगा हुआ है, कहीं पे एसक्यूएल को कुछ समझ नहीं आया, तो देखो हमारे लिए मैं ये डेट पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है कि हाँ 2023 साल है, 8वां महीना है, 24 तारीख है, ठीक है। मेरे लिए अगर ये 2023 24/8 भी लिखा होगा तब भी मैं समझ लूंगा, फिर 24वां महीना है, पॉसिबल नहीं है ना। एसक्यूएल को थोड़ा इतनी नॉलेज है, तो पागल हो जाएगा, मैंने 24 पहले लिख दिया 8 बाद में लिख दिया, ठीक है। तो कभी भी कन्वर्जन मत किया करो इस तरीके से, ठीक है, डेटा इंपोर्ट कर लिया करो दोबारा हमेशा। क्लियर है? क्लियर है? कमांड रन करी। ज्योति, आपका नाम कहता हूँ, आपका नाम भूल गया हूँ। केशव। हाँ, तो ज्योति एंड केशव कमांड रन करी, कोई भी टेबल नहीं है। देखो देखो, रीनेम नहीं हो, क्या क्या लिखा था आपने, बताओ, कमांड पढ़ो आप, पढ़ के सुनाओ ना, देखता हूँ कहाँ पे गलती है। हाँ, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगाया ना, एसटी अंडरस्कोर रीनेम, ठीक है। एक मिनट, कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी, आपके टेबल का नाम कैटेगरी है? अच्छा, चोको डॉट सब कैटेगरी ये लिखा है ना, क्या कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी लिखा है, लिखा क्या है आपने? अच्छा ठीक है। ये भी सही है। कॉलम ऑल कैप से, ठीक है। एंड जो ये था आपका चोको डॉट सब कैटेगरी लिखा है आपने, उसमें आपने डॉट एंड हाइफन सही लगाया है, एस और सी कैपिटल है, फिर क्या गड़बड़ है? यूज किया आपने डेटाबेस पहले? वही मैं बोल रहा, डेटाबेस यूज किया है? ठीक है, हो तो गया। अरे डेटाबेस ही नहीं है ये तो रे। एबीसी में करते रहा हूँ सिलेक्ट, हो नहीं रहा। अरे जाओ, एबीसी से थोड़ा ना, एबीसी के अंदर टेबल देखो ना कौन से है, मतलब ये है आपके टेबल, ऑर्डर्स का टेबल है ना आपके पास, एबीसी डेटाबेस का नाम है जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यूज एबीसी, ठीक है, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करोगे, जो कि तुम्हारा टेबल का नाम है, ठीक है। दिस इज डेटाबेस सर्वर डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो फ्रॉम ये ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स किया, ठीक है ना, ठीक। किसी भी कॉलम का नाम रीनेम कर लो। अब याद रखना कि तुम चोको डॉट सब कैटेगरी मत लिख देना, ऑर्डर्स डॉट उस कॉलम का नाम लिखना, ठीक है। तो कंसेप्ट काफी क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको दो कंसेप्ट और बताता हूँ, दो स्टोर प्रोसीजर और बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास एसपी अंडरस्कोर हेल्प, एसपी अंडरस्कोर हेल्प एंड एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स, ठीक है।
sp_help अगर आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करो कि execute exec मतलब sp_help एंड देन योर टेबल नेम, तो उस टेबल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन एसक्यूएल के पास अवेलेबल है, जैसे कि वो कब बना था, उसमें कौन सी कॉलम्स हैं, उस पे कौन सी प्रॉपर्टीज वगैरह लगी हुई हैं, या फिर उन कॉलम्स पे कौन से डेटा टाइप हैं, उन कॉलम पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है, या फिर कोई यूनिक आइडेंटिफायर है या नहीं है, कीज वगैरह क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन एसक्यूएल के पास अवेलेबल है ना, सब कुछ दे देगा, ठीक है, sp_help से, ठीक है। इसके अंदर कॉलम्स की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आती, ठीक है, जब आप sp_help रन कर रहे हो ना, तो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आएगी। कॉलम्स की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यू हैव exec स्पेस sp_columns एंड देन अगेन टेबल का नाम, तो इसमें कॉलम्स की इंफॉर्मेशन पूरी आएगी, ठीक है। रन करके देख लो, मैं भी यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, sp_rename, एक रीनेम हेल्प एंड कॉलम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, नोट वरी। अंडरस्कोर पहले हेल्प की बात कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे को देना है टेबल का नाम मेरा शायद से ये एरर देगा, चेक नहीं, ठीक है, ठीक है। मैंने सबसे पहले यूज किया sp_help, जो कि मेरे टेबल की इंफॉर्मेशन देगा पूरी, ठीक है। और मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इसने बताया कि नेम चोको है, ओनर dbu है, ठीक है, वो यूजर नेम वाला कंसेप्ट बताया था जो मैंने, dbu, ठीक है। टाइप यूजर टेबल है, कि यूजर का बनाया हुआ एक टेबल है, सिस्टम टेबल नहीं है, ठीक है। यूजर टेबल सिस्टम टेबल मतलब जो एसक्यूएल में पहले से टेबल आए हैं वो सिस्टम टेबल, और ये मैंने बनाया है तो इट इज अ यूजर टेबल। कब बनाया था? 14 जनवरी 2026 को 1:19:29 पे, ठीक है। मिली सेकेंड में बता रहा है, 0.6467 मिली सेकेंड थे तब ये टेबल बनाया था मैंने, ठीक है। पहली ये वाली इंफॉर्मेशन क्लियर है। उसके बाद इसने कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देनी शुरू करी है मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल कर दो, यहाँ पे देखो, हमें बस कॉलम का नाम है, इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है। आप कौन से पे हो? वही रीनेम वाला कर रहे हो? ये वाले में क्या इशू आ रहा है? नहीं अभी करेंगे। ऑर्डर स्टार्ट सेगमेंट को सब कैटेगरी कर रहे हो? एस कैपिटल है, ऊपर एस छोटा लिखा है आपने, और ऑर्डर्स का जो टेबल का नाम है उसमें भी ओ कैपिटल है, आपने ओ छोटा लिखा है, इसलिए ध्यान रखा करो, ठीक है। ठीक, उसके बाद मेरे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। काफी बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं है ये। जब हम कंपेयर करेंगे ना इसको sp_columns वाले उससे, तब समझ आएगा कि कितनी कम इंफॉर्मेशन है ये। वैसे तो बहुत सारी लग रही है ना, बट उसके कंपैरेटिवली काफी कम है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? कॉलम नेम है, उसका टाइप है, जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, वैरचर वगैरह, जैसे आप नीचे जाओगे तो इंट फ्लोट वगैरह भी है, ठीक है। उसके बाद लेंथ पे आओ, कंप्यूटर पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेंथ पे आओ, लेंथ जो आपने लेंथ दी है इसके अंदर, ठीक है, वैरचर में तो जो आपने लेंथ दी हुई है वो, और इंट वगैरह की जो बाय डिफॉल्ट लेंथ होती है वो। इसमें हमने क्वेरी कर लिखी थी मैंने, मतलब आपने लिखी हो तो पता नहीं, मैंने तो नहीं लिखी थी इसमें क्वेरी। हाँ, इसमें वो लेंथ आएंगे जो आपने क्वेरी लिखते टाइम दी थी। हाँ, मैं तो सीधे से वो किया था, जब इम्पोर्ट किया था ना, तो मैंने कस्टम टेबल के अंदर इम्पोर्ट नहीं किया था, मैंने एसक्यूएल को बोला था टेबल बना दो, तो इसलिए मेरी 50-50 आ रही है, क्योंकि एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट 50-50 रखता है। अगर आपने कुछ और रखी होगी तो आपकी वो आएगी, फिर आपने इम्पोर्ट किया था, हाँ, तो आपकी फिर लेंथ ऑब्वियसली अलग आएगी, ठीक है। आपके डेटा टाइप भी अलग आएंगे, जैसे मेरा जो ऑर्डर डेट है, मेरा वैरचर में ही आ रहा है, आपका डेट में आएगा, है ना, तो ये चीज भी डिफरेंस आएगा। नहीं नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने एक्चुअली वो बस मेरे को दिखाना डेटा, तो मैंने ऐसे इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन एंड स्केल है, जो कि वैरचर के केस में प्रेजेंट नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे इंटीजर एंड फ्लोट के केस में प्रिसीजन एंड स्केल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो प्रिसीजन इज 10 एंड स्केल इज 0 इंटीजर के केस में, ठीक है। तो मतलब मैं पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक जा सकता हूँ, ठीक है, इंटीजर के केस में भी। मतलब 10 लिखा होता है, एक्चुअली जा नहीं सकते, स्केल 0 इसीलिए होता है, ठीक है, कि 10 तक पॉसिबिलिटी है
बट जाना अलाउड नहीं है। डेटा टाइप इसी तरीके से वर्क करता है इंटीजर आपका, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ जब मैं फ्लोट की बात कर रहा हूँ, फ्लोट में 53 है, मतलब पॉइंट के बाद में अप टू 53 नंबर तक जा सकता हूँ। और समझा है ना, स्केल में नल लिखा है, मतलब स्केलिंग है ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है। स्केल बेसिकली आपका स्टॉपिंग पॉइंट की तरह मान लो, ठीक है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे डेटा टाइप के, वो फिर बाइनरी से समझना पड़ जाएगा। बट स्केल को ना आप स्टॉपिंग पॉइंट की तरह मान लो, ठीक है। इसकी तीन पॉसिबिलिटी होती है स्केल के अंदर, या तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, या फिर जीरो होगा, या नल होगा। प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कि वो डेटा टाइप में नंबर नहीं है, वैर कैर है या डेट है, ऐसा कुछ है, ठीक है। जीरो है मतलब स्केलिंग अलाउड नहीं है, स्केलिंग अलाउड नहीं है इसका मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। नल है मतलब स्केलिंग अलाउड है, सिंपल। तो जितने भी मेरे फ्लोट वाले हैं उसके अंदर स्केलिंग अलाउड होती है, पॉइंट पर नंबर लिखना अलाउड होता है, इंटीजर में अलाउड नहीं होता है, और वैरकेम वालों में तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो नंबर है ही नहीं। क्लियर है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं कंप्यूटर को बता देता हूँ। कंप्यूटर का बेसिक मतलब होता है कि आपको शायद ये चीज समझना है, ठीक है। बट जैसे हमने एक्सेल के अंदर किया था, हाँ एक्सेल के अंदर पावर पिवट किया था, याद है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास वो अगर दी थी मेजर से कैलकुलेटेड फील्ड्स, वो था सेट का कोई ऑप्शन था, वो ऑप्शन का नाम भूल गया हूं मैं। बट बेसिकली कैलकुलेटेड फील्ड थी जिसके अंदर मैं क्या कर रहा था, एक फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा कॉलम बना रहा था, ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड का बेसिक मतलब होता है कि जब मैं ना एक्चुअल डेटा नहीं है मेरे पास, मैंने एक फॉर्मूला दिया, उसके बेसिस पे कॉलम बना रहा हूँ। मतलब मान लो लेट से मेरे पास क्वांटिटी का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है, ठीक है। तो यूनिट प्राइस निकालने के लिए मैं सेल्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यूनिट प्राइस का एक कॉलम ऐड करके मैं उसके अंदर फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना कि इसकी सेल्स की वैल्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी की वैल्यू से, ताकि मेरे पास यूनिट प्राइस आ जाए। समझ आया? यूनिट प्राइस क्या होता है, एक आइटम का कितना प्राइस है, ठीक है। अब मान लो मैंने 100 रुपए की सेल करी, एक ऑर्डर मेरा 100 रुपए का था, और उसके अंदर 10 आइटम गए, तो पर आइटम का प्राइस कितना आ गया, 10। यूनिट प्राइस क्या हुआ, 10। कैसे निकाला, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो बेसिकली कैलकुलेशन करके आया ना, एक्चुअल में यूनिट प्राइस पता तो था। अगर मैं आपको सेल्स और क्वांटिटी ना बताऊं तो यूनिट प्राइस नहीं पता आपको, कैलकुलेट करके आपने निकाल लिया। तो ऐसे ही फील्ड जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ऐसे ही कॉलम जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, कैलकुलेशन के बेसिस पे निकालते हैं, उनको हम कहते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स, ठीक है। एक्सेल के केस में यहाँ पे उनको कंप्यूटेड फील्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए सब में नो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो डेटा है एक्चुअल डेटा है, हर एक के अंदर, किसी के अंदर फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं आ रही है वैल्यूज। क्लियर है, आई बात समझ, ठीक है। कंप्यूटेड फील्ड और कैलकुलेटेड फील्ड बेसिकली सेम होता है, यहाँ पे कंप्यूटेड में इसलिए नो लिखा आ रहा है हर एक में। क्लियर है, काफी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, उतना आगे तक जाने नहीं वाले हम। लास्ट में बस हम नल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नल लेवल का मतलब कि उसमें मैं नल वैल्यूज डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। सब में यस है क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर टाइम अलाउ नल सब में ऑन कर दिया था, ठीक है। तो मैं सब में नल वैल्यूज डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रिंट टेलिंग ब्लैंक्स वगैरह इस सब की बात करूँ, तो बेसिकली दीज आर आल्सो सम प्रॉपर्टीज जो कि मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ ऑफ द एसक्यूएल जाके लगा सकता हूँ, ठीक है। यूज नहीं होती है कहीं पे भी। प्रिंट टेलिंग ब्लैंक्स अगर आप बात करो कि सिंपली वर्ड्स के बाद अगर ब्लैंक स्पेसिस हैं, एक्स्ट्रा स्पेस डाल रखे हैं, तो उनको हटा रहे हैं आप, इस सब में नो एक्स मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ठीक है। उसके बाद फिक्स लैंड नल इन सोर्स की बेसिकली क्या मेरे को पता है कि मेरे डेटा के अंदर नल वैल्यूज कितनी है, क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो पहले नल वैल्यूज पता होती हैं, इसलिए सब में यस है। और इंटीजर की बड़ी चीज सारी चीजें वैलिड नहीं होती, ठीक है। नहीं भी समझ आया छोड़ सकते हो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, डिपेंड्स कि मान लो एक सिचुएशन है आपके पास कि जिसके अंदर ना आपको डेटा आपके पास आया है, ठीक है। इंपोर्ट करके उसके ऊपर फटाफट कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके देखनी है, ठीक है। मान लो आपके पास ना डेटा दे दिया कि भाई एसक्यूएल सर्वर है, इसमें मेरे को निकाल के बता दो कि टोटल सेल कितनी है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी तरीके से, मेरा डेट वेट जैसे मर्जी आए जैसे मर्जी नहीं आए, टोटल सेल निकाल के देनी है। इंपोर्ट फ्लैट फाइल से फटाफट इंपोर्ट करूंगा, बिना क्वेरी लिखे बिना कुछ लिखे,
टोटल सेल्स का सम वो सिर्फ सम करके निकाल दूंगा, यदि भाई ये टोटल सेल है, खत्म। ठीक है, इसके अंदर क्वेरी लिख के इंपोर्ट करना पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, कौन सी वैल्यूज अलग लगा रही है? नहीं, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं आपके केस में सम निकालूंगा सेल्स का और अपने केस में सम निकालूंगा सेल्स का, वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए जब मेरे को क्विकली कुछ करना होता है, आई यूज दिस सिंपल इंपोर्टिंग। ठीक है, बट अब दूसरा केस क्या है, मेरे पास ना हर महीने अटेंडेंस का रिकॉर्ड आता है लेट से। ठीक है, और मेरे को क्या बोला जाता है कि या हर महीने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आता है। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज हम मंथ में हायर कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड आता है कि इसको हायर किया, इसका ये नाम था, इसका फोन नंबर था, ईमेल था, एंड सो ऑन। ठीक है, और क्या बोला जाता है, आपको टोटल एम्प्लॉयज का एक सिंगल टेबल मेंटेन करना है। उस केस में आप क्वेरी खुद से लिखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। ये जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्रिएट किया और यूज करके खत्म हो जाएगा, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। ठीक है, सो जहां पे आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए होती है उस टेबल के ऊपर, यू राइट योर ओन क्वेरी। जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में कुछ काम करके उस टेबल को बस डिलीट ही कर देना है, वहां पे यू लेट एसक्यूएल राइट द क्वेरी। ठीक है, तो दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एज अ डेटा एनालिस्ट में आपके दोनों केसेस आते हैं। ठीक है, आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा? हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ भाई? इसको रन किया आपने, यूज किया एबीसी, ठीक है। Either the parameter object name is claimed object column is wrong. Order start segment subcategory column इशू क्या है? ठीक है, इसका मेरे पास अरे सेगमेंट की स्पेलिंग सेगमेंट ई लगा दिया, एन हटा दिया, कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है, सेगमेंट सीजी सेगमेंट, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब समझाया क्या हुआ है? ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट वाला कॉलम्स वाला और बता देता हूँ फटाफट, टाइम 1 बज गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। कॉलम्स एंड देन अगेन टेबल का नाम दे देंगे सिर्फ। मेरे पास कॉलम्स की काफी इंफॉर्मेशन, आप देखो दिख ही रहा है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपके, अगर मैं टेबल की कॉलम की इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो टेबल क्वालिफाई मतलब डेटाबेस कौन सा है मेरा, एसक्यूएल 12। ओनर कौन है इस टेबल का, डीबीओ। टेबल का नाम क्या है, चोको। कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी। डेटा टाइप क्या है, 12। यहाँ पे डेटा टाइप और टाइप नेम दो अलग अलग चीजें आती हैं। एसक्यूएल हर एक डेटा टाइप को एक टाइप आईडी देता है, तो ये जो आ रही है मेरे पास, ये होती है मेरी टाइप की आईडी। यहाँ पे टाइप का नेम आता है। तो इंटरनली जब एसक्यूएल में काम हो रहा है, सो वैरचर को 12 कहा जाता है। सिंपल से इतना कंसेप्ट है इसका। इस चीजों को बहुत ज्यादा डीप में जाने की ना जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रिसीजन, लेंथ, देखो इसके अंदर प्रिसीजन सब में आएगा। इसके यहाँ पे एसपी कुछ और लिख दो, मैं कह रहा हूँ इस क्वेरी में यहाँ एसपी की जगह कुछ और लिख दो, पूछ रहे हो, एरर देगा, क्योंकि नाम ही एसपी अंडरस्कोर कॉलम के नाम से है ना उसका। आप नाम ही कुछ हो दोगे, उसे पता नहीं लगेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे, इतना ज्यादा होता नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो कि बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं, बता दिया। ठीक है, तुम्हें जाने की जल्दी है क्या आज, बार बार टाइम देखते हो? अच्छा, ठीक है, आप भी एक बार हेल्प और कॉलम्स वाला रन कर लो। चोको मेरा टेबल का नाम था, आपके टेबल का नाम ऑर्डर्स है, सब ऑर्डर्स लिखोगे वहाँ पे। ठीक है, मीटिंग वेरीफाई कर दो, तो कोई इशू नहीं आ रहा मीटिंग में, चल रही है। ठीक है,
ठीक है, इसके बाद 5 मिनट और लेते हैं एंड आपको ना स्टोर पोजीशन क्रिएट करना भी सिखा देते हैं। आई थिंक ट्रांजैक्शन नॉर्मलाइजेशन का तो आज मुश्किल लग रहा है। ओके, कल करा देंगे उसे। ठीक है, क्लास समझ आ रही होगी आपको भी? इतना ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड है डिफरेंटली पहले वाली चीजों से, इतना ज्यादा नहीं है ना? तुम कोई बार लिखनी लिखनी भी नहीं है तुम्हें कहीं पे? रिकॉर्डिंग में से देखोगे बाद में? किसकी टेबल नहीं है? एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स की स्पेलिंग वगैरह चेक करो एक बार। सही है, सही है। उसके नीचे अंडरस्कोर आता है, COLUMNS होता है ना। जो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। टेबल का नाम जोको ही है पक्का? क्योंकि दे रहा है फिर। क्या डन? चल गए सारे? हेल्प वाला कहाँ है? हेल्प वाला कहाँ है ऊपर वाला? क्या? अरे एसपी अंडरस्कोर हेल्प तुमने एक ही लिखा ना, कॉलम्स वाला सिर्फ? हाँ दोनों लिखो ना, दोनों एक बार करके रन करके देख लो तो वो याद रहते हैं फिर। सॉरी, ये एसपी वाली? हाँ हाँ। नहीं, मैंने ना आपको बेसिकली एग्जांपल दिया, जो रीनेम वाली क्वेरी है जैसे, वो काफी यूजफुल होती है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने वही बताई थी। ठीक है, बाकी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, बाई चांस कभी यूज पड़ सकता है। मैंने ये पर्पस नहीं है कि ये दोनों स्पेसिफिकली सिखाई है, ऐसा कुछ पर्पस नहीं है मेरा कि यही दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल दिए कि हाँ भाई ये भी क्वेरीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे देखते हैं कि कितनी एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्या है, वो सब भी दिखाऊंगा। हो गया? हेल्प बेसिकली आपको बता दें कि टेबल कब बना है, क्या नाम है उसका, उसमें क्या टर्म्स हैं, क्या क्या टाइप आपने डाले थे इसके लिए। ठीक है, मैंने वही बताया ना कि यूज कर सकते हो ना, इतना ज्यादा मतलब यूज होता नहीं है। मैंने सिर्फ स्टोर प्रोसीजर्स कितने होते हैं वो सब बताने के लिए बताया है। ठीक है, बाकी आप एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाओगे डेटाबेस के अंदर, ओपन माई एसक्यूएल 12, इसके अंदर होता है प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर होता है सबसे पहला स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, जो आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करोगे वो यहीं पे इसके नीचे दिखेंगे। ठीक है, और जो सिस्टम वाले हैं, अब देखो इसे खोलने से पहले पहले वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। ठीक है, ये सारे मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट स्टोर प्रोसीजर्स हैं।
स्टोर कर सकते हो, सारे पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है। क्या? सारे सीखने में तो फिर बैठे रहो 1 साल तक यहीं पे यही पढ़ते रहेंगे। मतलब देखो इन सबका यूज भी नहीं होता, जैसे मैंने ये बताया, ये बेफालतू के हैं, एसपी हेल्प एसपी अंडरस्कोर कॉलम, थोड़ा इजियर है टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने ये बता देता हूँ, ठीक है। बाकी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी ना, तो आपके पास 2-3 ऐसे स्टोर पोजीशन मिल जाएंगे आपको, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, एंड तब आप सिर्फ उन्हीं को सीख लेंगे। स्टोर प्रोसीजर जो कंसेप्ट है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, या किसी ने आप कहीं जॉब में काम कर रहे हो और किसी ने बोल दिया कि भाई ये स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है, इसको यूज कर लो, ठीक है, तो आप कम से कम ये तो पूछ सको ना कि भाई स्टोर प्रोसीजर तो यूज कर लूंगा, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, जो हम ये आगे लिखते हैं ना, इन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स पूछ लोगे, समझ आ ही जाएगा आपको स्टोर प्रोसीजर कर क्या रहा है। पॉइंट, इंस्टेड ऑफ पूछना कि स्टोर प्रोसीजर कैसे यूज करते हैं, आप सिर्फ ये पूछ लोगे कि इसके अंदर भाई क्या क्या देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी में यही वाले यूज हो रहे हो, क्या पता उन्होंने खुद के बना रखे हो कई सारे, है ना, तो वो तो मेरा सिखा पाना पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे यूज किए जाते हैं वो मैंने बताया, उनके अंदर क्या पैरामीटर्स देने हैं, किसका क्या यूज है, वो तो इवेंचुअली आप फिगर आउट कर ही लोगे। अब जैसे एक्सेल भी है, उसके अंदर मैं कुछ फॉर्मुले बता पाऊंगा, सारे फॉर्मुले बताना इम्पॉसिबल है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है, फंक्शंस भी हैं, जो यहाँ पे फंक्शन का टॉपिक था, उसमें भी कुछ फंक्शन बता पाऊंगा, सारे बता पाना इम्पॉसिबल है, वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। सो अब ये सब हुआ, ठीक है, फटाफट सीखते हैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू कि आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर जितनी मर्जी कमांड, पूरे स्टेप्स जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था वो कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो मैं काफी सिंपल रखने वाला हूँ, आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स चाहो उतना मर्जी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो उसे, ओके। तो काफी सिंपल है, वी विल हैव कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा कमांड आएगा सबसे पहले, क्रिएट, ठीक है। अब जो स्टोर प्रोसीजर में जब क्रिएट करता हूँ तो उसका नाम जैसे टेबल डेटाबेस होता है ना, वैसे होता है प्रोसीजर सिर्फ, ठीक है। देन हम देंगे प्रोसीजर का नाम, ठीक है। प्रोसीजर का नाम लेट्स से मैं टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे दिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसके अंदर दे सकता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है, ब्रैकेट लगाया मैंने, इसके अंदर वेरिएबल्स, तो मैंने सिंपल एक लेट्स से वैल नाम से वेरिएबल दिया है, ठीक है। एंड अब मेरे को देना पड़ेगा इसका डेटा टाइप, ठीक है। जो मैंने @val लिखा है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कि मैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे चोको लिखा है, तो एक चोको जब एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स के जो स्टोर है उसके अंदर जा रहा है, तो एक वेरिएबल के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप वेरिएबल लगाने का मतलब है कि जब ये वाला स्टोर यूज किया जाएगा तो इसको एक वेरिएबल चाहिएगा, ठीक है। तो नाम रखा मैंने कुछ भी, ठीक है। मेरा गोल क्या है कि मैं ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करूंगा और क्वेरी में लिखूंगा वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस वेरिएबल, सो मैं कुछ भी यहाँ पे नंबर पास करूंगा, उससे बड़ी सेल्स मेरे को मेरा स्टोर पर शेयर दिखाएगा, ठीक है। ये गोल है मेरा सिंपल सा, ठीक है। सो अब क्योंकि मैं नंबर पास करने वाला हूँ यहाँ पे, हाय गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, थोड़ी देर वेट करो बस, हाँ, ठीक है। मैंने वैल्यू लिखा, वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। अब मैंने बताया सेल्स इज ग्रेटर देन दिस नंबर देख रहा हूँ मैं, है ना, तो इसके अंदर जो मतलब वैल्यू आने वाली है वो डेटा टाइप क्या होगा उसका, मैं सिंपल सी क्वेरी की बात करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 500, लेट्स से 500 का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट क्यों है, हमारी वैल्यू क्या होता है, इंट, ये तो पता ही है तुम्हें भी, इंट होता है ना। तो मेरे को यहाँ पे भी बताना पड़ता है कि जो मेरा वेरिएबल आ रहा है ना, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, राइट, ठीक है, सिंपल से मैंने एक वेरिएबल लिया, ओके। अब मेरे को इसकी बॉडी देनी है, इसकी जो एक्चुअल क्वेरी है वो देनी है, डू एज देन बिगिन एंड एंड, ये बेसिकली मेरे बॉडी के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं, फंक्शन टाइम पे भी सीखा था हमने ये चीज, है ना। अब इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिख दूंगा सिंपली, ठीक है। मैं मल्टीपल क्वेरी भी लिख सकता हूँ, सिंगल क्वेरी भी लिख सकता हूँ, टोटली अप टू मी, ठीक है। तो मेरी सिंपल क्वेरी क्या है,
तो my query is select let's do one thing कि हम ना दो तीन चीजें दिखा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए मल्टीपल क्वेरीज का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट सम कर लेता हूँ ऑफ सेल्स, ठीक है, फ्रॉम चोको where sales is greater than @val। समझ आया कंसेप्ट? क्वेरी क्या लिखी है मैंने, समझ आया? ठीक है, ये मेरे को सम ऑफ सेल्स दिखा देगा। अब उसके बाद आई विल राइट अनदर क्वेरी, सेलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम चोको where sales is greater than @val। समझ आया? टॉप 10 रोज देख रहा हूँ इस बार मैं, उसका समझ आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया मिल रहा है ना, बिल्कुल तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी लिखे जा रहे हैं सर। हाँ, ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया ना, जो भी वैल्यू मैं जब स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ तो लिखूंगा वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आज की क्लास में सिर्फ आपको थोड़ा सा पता लग जाएगी क्या चल रहा है वो बताने के लिए बनाई है। ठीक है, दिमाग में बहुत जरूरी मत डालना, क्योंकि आई नो काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, वो ऑलरेडी 2 हफ्ते पढ़ के आ चुके हैं, तब वो ये वाले कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, 2 क्वेरीज है, एक बार मेरे को सम ऑफ सेल्स दे देगा और फिर टॉप 10 सेल्स के वो भी दे देगा, मतलब टॉप 10 ऑर्डर भी दिखा देगा। ठीक है, सिंपली ऑल टेक्स्ट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो एक इसी नाम दिया था मैंने टेस्ट, ठीक है, मेरे को देनी है एक वैल्यू, लेट्स से वैल्यू दे दी मैंने 50। ठीक है, रन करूंगा, टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई, टॉप 10 वैल्यूज आ गई। आई समझ? ठीक है, ये होते हैं मेरे स्टोर्ड प्रोसीजर्स। स्टेप्स है ना, 2 स्टेप में देखो, 2 क्वेरीज थी, अलग अलग क्वेरीज थी, मैंने दोनों उसने एक साथ रन करके रिजल्ट दिया मेरे को, है ना? नहीं समझ आया? देखो, अभी मैंने क्या मांगा, एक वैल्यू मांगी, ठीक है, उस वैल्यू का मैंने क्या यूज किया, सम ऑफ सेल्स निकाला, जहाँ पे सेल्स की वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी है जो भी यूजर देगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं टॉप 10 रोज दिखा दी जिसमें सेल्स की वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी है। इतना समझ आया? तो स्टोर प्रोसीजर में मतलब बेसिकली मैं टेस्ट के नाम से स्टोर प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर मैं वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैंने एग्जीक्यूट टेस्ट 50 किया, 50 मेरी यहाँ पे वैल्यू हो गई, तो 50 यहाँ से उठ के पहले यहाँ पे गई, ठीक है, फिर वो पहले इधर आई, तो वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 50, उनका सम ऑफ सेल्स दिखा दिया, ये रहा। ठीक है, ये 50 उठ के यहाँ पे आई, ठीक है, टॉप 10 वैल्यूज दिखा दी, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू 50 से बड़ी है, अगर आप नीचे देखो भी तो सारी सेल्स की वैल्यू 50 से बड़ी हुई है, देख लो, सेल्स में 50 से बड़ी वैल्यूज है सारी। अब आया समझ? हाँ, डिपेंड करता है, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, नहीं भी दूंगा तब भी चलेगा। ठीक है ना? है? हाँ, होगी होगी, बस 5 मिनट वेट कर लो, थोड़े सा डिले में चल रही हैं क्लासेस आज। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया? कोई डाउट, कोई इशू नहीं ना? ठीक है, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं आई नो, डोंट वरी, कल से कल वाला जो कंसेप्ट है वो तो समझ आएगा, वो तो 100% समझ आएगा। ठीक है, काफी सिंपल कंसेप्ट है कल वाला, तो कल वाला कंसेप्ट समझ आएगा ही, उसके बाद हम फिर नया ही टॉपिक शुरू करेंगे, तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको 12 बजे आना ही है वीकेंड से, तो 12 से 2 और पहले हम एक्सेल खत्म करेंगे, फिर हम एक्सेल खत्म करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, चलिए। यस, शायद ना मेरे को आपका ट्रांजेक्शन नॉर्मलाइजेशन वाला जो टॉपिक है
थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़े, ठीक है, वो मैं या तो बाद में बता दूंगा या क्लास के बाद कभी बता दूंगा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ना एक्चुअली कल ऑनलाइन बच्चे भी कुछ और ऐड होने हैं, उनको पावर बीआई से स्टार्ट करना है, तो मे भी मेरे को छोटा सा टॉपिक है वो रोकना पड़े, मैं बाद में करवाते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है ना, यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर तक यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, आपसे भी कल मिलते हैं। ओके कार्तिक, बाय बाय।